नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए 3 नए चेहरों का ऐलान किया है और मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, जबकि भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीनों राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा था। इसके अलावा कई दिग्गज नेता भी सीएम पद की रेस में शामिल थे। हालांकि पार्टी ने नए चेहरों को मौका देकर सबको चौंका दिया। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कारण बीजेपी में पुराने और दिग्गज नेताओं के लिए मौके कम हो गए हैं। जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीनियर नेताओं को साइडलाइन किया गया, उसे देखकर तो कम से कम यही लगता है। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे आलाकमान की पसंद नहीं थी, साथ ही उनकी पैठ आरएसएस के साथ भी नहीं है। उन्हें चुनाव से पहले ही साइडलाइन कर दिया गया था। हालांकि खबर है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे के सामने स्पीकर बनने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन शायद महारानी को मुख्यमंत्री ही बनना था। वहीं मुख्यमंत्री पद की एक और उम्मीदवार दिया कुमारी को पार्टी ने डिप्टी सीएम का पद दे दिया। इसके अलावा राजस्थान में सीएम की रेस में ओम बिड़ला का नाम भी शामिल था, लेकिन वर्तमान में वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी कमजोर रह गई। मुख्यमंत्री के लिए महंत बालकनाथ का नाम भी शामिल था, लेकिन वो भी सीएम की रेस में पिछड़ गए। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए शिवराज को साइडलाइन करना इतना आसान नहीं था। बीजेपी ने उन्हें पूरे चुनाव अभियान में हाशिए पर रखा हुआ था, यहां तक कि उन्हें टिकट भी काफी देर से दिया गया। जब शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच जाकर यह बोलने लगे कि बताइए मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा मामा मिलेगा नहीं, मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा, तब जाकर चौथी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव लड़ने की जब घोषणा हुई, तब यह माने जाने लगा था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान उनके बेटे देवेंद्र सिंह का एक कथित वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो पैसे की डील कर रहे थे। इसके चलते बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का जोखिम नहीं उठाया। मध्य प्रदेश में सीएम पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद सिंह पटेल का नाम भी सामने आ रहा था। हालांकि वो इस रेस में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके। कैलाश विजयवर्गीय भी इस रेस में शामिल थे, लेकिन ओबीसी समुदाय से नहीं आते थे, इसलिए वो भी इस रेस में पीछे रह गए। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने रमन सिंह को भी नजरअंदाज किया था। राज्य में टिकट बंटवारे का फैसला केंद्रीय नेतृत्व का था। इसमें रमन सिंह की कोई भूमिका नहीं रही। चुनाव जीतने के बाद उन्हें आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपकर थोड़ा सम्मान जरूर दिया गया। इसके अलावा अरुण साव को भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। रमन सिंह अब विधानसभा में स्पीकर की भूमिका निभाएंगे। वहीं अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम बनाया। वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री ना बनाकर भजनलाल शर्मा को सूबे की सत्ता सौंपने की घोषणा की। इतना ही नहीं, पार्टी ने तीनों प्रदेशों में उप मुख्यमंत्री के पद पर भी नए चेहरों पर विश्वास जताया और कई दिग्गजों को दरकिनार कर दिया। राजस्थान में पार्टी ने डिप्टी सीएम पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों को छोड़कर मोहन यादव को सीएम बनाया। वहीं उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को चुना। बीजेपी ने तीनों राज्यों में नए नेतृत्व को मौका देकर यह साबित कर दिया है कि पार्टी की बागडोर अब नए कंधे ही संभालेंगे। हालांकि सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने इन तीनों ही राज्यों में पुराने नेता यानी शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने का 2018 में ही मन बना लिया था, क्योंकि 2018 में इन्हीं के चेहरों पर पार्टी विधानसभा का चुनाव हार गई थी। हालांकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि पार्टी तब तक उनके कद का कोई नेता तैयार नहीं कर पाई थी। हालांकि यह भी हकीकत है कि पार्टी इस चुनाव तक भी
तीनों राज्यों में उन नेताओं के बराबर का कोई नेता तैयार नहीं कर पाई। इसीलिए पीएम मोदी और सामूहिक नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद पार्टी के पास यह ऑप्शन था कि अपने हिसाब से फेरबदल किया जा सके और नए नेताओं को कमान सौंपी जा सके। अब पार्टी आला कमान के इस कदम से चर्चाओं का दौर भी जारी है। कुछ सियासी जानकारों का कहना है यह बीजेपी ही है जो एक साधारण से कार्यकर्ता को उठाकर बड़ा नेता बना देती है, और कोई चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और पीएम मोदी के नेतृत्व में कोई अनुशासन नहीं तोड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी है जिसका कहना है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार, सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से ही चले, यानी पीएम मोदी के अनुसार ही चले। देश की राजनीति में केवल एक ही नाम हो, पीएम नरेंद्र मोदी। पार्टी में कोई भी विरोध करने वाला ना हो। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि मोदी शाह पार्टी हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब जिस तरह से हमारा देश इस समय दो वर्गों में बटा हुआ है, जनता से लेकर पत्रकारिता तक सब कुछ दो वर्गों में बटा हुआ है। एक बीजेपी के पक्ष में है और एक विरोध में है। आलम यह है कि बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए समूचा विपक्ष एक होने की बात कर रहा है, इसीलिए इंडी गठबंधन भी बनाया गया है। अब बीजेपी पार्टी के इन नए चेहरों को मौका देना पार्टी के लिए फायदा हो सकता है या फिर नुकसान, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।